और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। टी वाज फैंटास्टिक सर। आज इसी मुद्दे पर बात करनी है। दरअसल जब जब मेरी और आपकी बात होती है पाकिस्तान को लेकर तो पाकिस्तान वाले हमेशा कहते हैं कि टी वाज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक। कई बार टी की स्पेलिंग गलत भी होती है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मैं अपने पीछे जो फोटो लगाई है सर, जनरल नियाजी 1971 वॉर, हाथ में चाय का कप और 93,000 सोल्जर्स, पाकिस्तान की पैंट खुली हुई, भारत के सामने सरेंडर, बेल्ट उतर चुकी है। अब मैं वो समझना चाहता हूं कि टी ये वाली अच्छी थी या टी जिसकी पाकिस्तान वाले बात करते हैं अभिनंदन सर वाली, वो अच्छी थी। इसी का आज मैंने बात आपके साथ करनी थी सर। फर्स्ट रिएक्शन सर आपका, क्योंकि जिस वक्त हमने देखा कि अभिनंदन सर का जो मिग 21 विमान था, अगर वो JF-17 से टक्कर ले रहा था या F-16 से टक्कर ले रहा था, वो काबिले तारीफ था। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि एक विमान जो 1960 50-60 के दशक में बना और एक विमान जो जाके 2000 के बाद बना, उसके बीच में 60-70 साल का गैप है, लेकिन उसके बाद भी उस पायलट ने आपके एक फाइटर प्लेन को मार गिराया। लेकिन उसके बाद चलिए उनका विमान क्रैश हुआ, आपकी मिसाइल ने हिट किया, जो भी हुआ वो वहां पे लैंड किए, वो एक फौजी का कर्तव्य होता है, उन्होंने निभाया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर जो हलचल थी, जब हमने देखा कि किस प्रकार से संसद में उनके विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री कांप रहे थे कि छोड़ दो अभिनंदन को, छोड़ दो, आज रात 9 बजे हम पर नहीं तो इंडिया अटैक करने वाला है। मुझे लगता है रात के 9 बजे टी तो उन्होंने भी पी होगी। लेकिन चलिए सर, आज इसी से बात की शुरुआत करेंगे। किस प्रकार से आप देखते हैं, क्योंकि इसको लेकर लगातार पाकिस्तानी सवाल उठा रहे हैं कि हाउ वाज द टी। तो सर, मिग 21 वर्सेस JF-17, इस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं सर? राजेश, जब भारत ने बालाकोट में मिराज 2000 द्वारा स्ट्राइक की तो उसके बाद ही लोगों को थोड़ा सरप्राइज हो गया था कि बालाकोट में जो स्ट्राइक इंडियन एयरफोर्स ने की, ऐसा क्यों किया? क्योंकि शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक आतंकवादी कार्रवाई के विरोध में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर, POK में घुसकर उनके जो आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स हैं उस पर हमला किया। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी इससे थोड़ा सकपका गए। मेरा ख्याल यह है कि उनकी इंटेलिजेंस इनपुट ने उनको आगाह नहीं कराया था कि भारत बालाकोट में इस तरह का स्ट्राइक कर सकता है। हाँ, पुलवामा अटैक के बाद हम याद कर सकते हैं 40 CRPF जवानों को शहीद किया गया था। भारत सरकार बड़े अलर्ट मोड में थी और विदेश मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिलकर यह तय किया कि शायद समय आ गया है पुलवामा अटैक के बाद कि CRPF के जो बहादुर जवान हैं उनकी शहादत का बदला लिया जाए। अजीत डोभाल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने ही सजेस्ट किया कि शायद इस बार भारत को अपनी तरकश से एक नया तीर निकालना चाहिए, वो है इंडियन एयरफोर्स। और चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स को बुलाया गया। उन्होंने 2 या 3 ऑल्टरनेट प्रपोजल दिए, जिसमें कि श्री अजीत डोभाल ने अप्रूव किया बालाकोट को। बालाकोट स्ट्राइक के लिए हमने मिराज 2000, जिनका जाहिर बात है बेसिक जो बेस है, पेरेंट बेस है, ग्वालियर में है जी, उनको वहां से लॉन्च किया गया। फिर वो वेस्टर्न एयर कमांड में एक बेस में लैंड किए जहां वो बॉम्ब से इक्विप किए गए और फिर वो बालाकोट में गए जहां पे उन्होंने बहुत ही हाई प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स को गिराया पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स पर। वापस सक्सेसफुली आ गए।
पाकिस्तान में खलबलाहट मच गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ को तलब किया कि क्या हो गया, हमें क्यों नहीं पता लगा, यानी पाकिस्तान के जी। रडार सिस्टम या पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम क्यों नहीं एक्टिवेट हुए। ठीक है, फाइनली उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो एक बदला लेंगे इसका, और उन्होंने इस बदले का नाम दिया ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। ओके। यानी स्विफ्ट का मतलब फटाफट, रिटॉर्ट का मतलब जवाब। उन्होंने क्या किया कि तुरंत बड़ी संख्या में अपने फाइटर विमान को जो इंडियन आर्मी के ठिकाने थे, जम्मू, नौशेरा, रजौरी, राजौरी, जी। पुंछ, उस एरिया में लॉन्च कर दिए। उनकी मंशा ये थी कि इंडियन आर्मी के जो वहाँ कैंटोनमेंट्स हैं, बेसिस हैं, खासतौर से आर्म्स सप्लाई डिपो हैं, जहाँ पे कि जी। हथियारों को एकत्रित रखा जाता है, उन पर हमला करें। इंडियन एयरफोर्स भी अलर्ट थी कि पाकिस्तान जो है इस तरह से एक प्रतिक्रिया कर सकता है। ओके। तो हमारे जो जहाज थे वो पठानकोट से टेक ऑफ कर गए, हमारे जो जहाज थे वो श्रीनगर से टेक ऑफ कर गए। श्रीनगर से विंग कमांडर अभिनंदन का जो जहाज था वो वहां पहुंच गया। उनके रेडार, उनके जहाज को शुरू में जो ग्राउंड बेस्ड रेडार है जी। इंडियन एयरफोर्स में, फॉरवर्ड एरियाज में, जिसे हम टैक्टिकल बैटल एरिया कहते हैं, वहां पर फॉरवर्ड लोकेशन में, यानी करीबन करीबन बॉर्डर पे ही हमारे एयरफोर्स के रेडार तैनात हो गए थे। उन्होंने रिपोर्टिंग की और अभिनंदन के जहाज को गाइड किया पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाजों की तरफ। और थोड़ी देर के बाद ही विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने मिग-21 के जो रेडार है, एयर टू एयर रेडार, उसमें उन्होंने पाकिस्तानी फाइटर विमान को पिकअप कर लिया। ओके। उसके बाद जाहिर बात थी, ग्राउंड ने भी बोला कि ठीक है, यू कैन प्रोसीड एंड शूट डाउन द एनिमी एयरक्राफ्ट, कि आप आगे बढ़ सकते हैं और दुश्मन के जहाज को शूट डाउन कर सकते हैं। अभिनंदन द्रुत गति से पाकिस्तान एयरफोर्स का जो ये रेडार में जो ब्लिप नजर आ रहा था जी। उसकी तरफ चल पड़े। तो एयर टू एयर कॉम्बैट था। पाकिस्तान का जो उस वक्त पता नहीं था कि ये JF-17 है। ओके। दिख रहा था रेडार में कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का विमान है, हमारी आर्मी के ग्राउंड ठिकानों की तरफ बढ़ रहा है। तो हमारे जो मिग-21 है, विंग कमांडर अभिनंदन के रेडार में एक ब्लिप दिख रहा था। दोनों ही एक दूसरे की तरफ चल पड़े। तो डिस्टेंस ऐसे होता है कि पहले 80 किलोमीटर था, फिर कम हो गया 60 किलोमीटर हो गया, 40 किलोमीटर हो गया। तो विंग कमांडर अभिनंदन को थोड़ा वेट करना पड़ता है जब तक कि लॉक ऑन ना हो जाए। ओके। ये समझना पड़ेगा। देखिए, रेडार में आपको दुश्मन का हवाई जहाज दिख रहा है, उसका मतलब नहीं कि आप 80 किलोमीटर 60 किलोमीटर से लॉन्च कर सकते हैं। जी। रेडार आपको थोड़ी देर के बाद बोलता है कि हाँ, अब दुश्मन का जो जहाज है वो मात्र 40 किलोमीटर दूर रह गया है, 35 किलोमीटर दूर रह गया है। मिसाइल की लॉक ऑन हो गई है, यानी मिसाइल का जो सीकर हेड है, मिसाइल के साथ एक इंफ्रारेड सीकर हेड होता है, वो दुश्मन के जहाज के हीट सिग्नल को ढूंढता रहता है, सीक करता है। जी। तो लॉक हो गया। अब अभिनंदन ने अपना मिसाइल लॉन्च किया। ये सब मामला मिनटों में नहीं, कुछ सेकंड में ही हो जाता है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। होते होते अभिनंदन का जो जहाज था वो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है IB को क्रॉस करके थोड़ा सा उस तरफ चला गया था। उन्होंने तुरंत एक टर्न मारा मिसाइल लॉन्च करने के बाद और भारत की भूमि की तरफ, यानी पूरब की तरफ चल पड़े। जी। लेकिन जो JF-17 था वो अकेला नहीं था। ओके। के साथ उसके 3 और साथी थे, 4 टोटल JF-17 थे। 2 सामने, 2 कुछ किलोमीटर पीछे। तो उनमें से एक JF-17 ने अभिनंदन के जहाज पर भी अपना एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च कर दिया, जिससे कि अभिनंदन का जहाज हिट हो गया। ओके। रिकॉर्ड है। हिट होते ही अभिनंदन का जहाज, पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है कि शुरुआती सेकंड तक वो कंट्रोल करता है। आग लग गई है तो फायर एक्सटिंग्विशर उठाओ, ऑपरेट करो कि आग बुझ जाए। दुश्मन के मिसाइल के हिट के बाद जो एक्सप्लोजन हुआ है, तो उस एक्सप्लोजन से अगर हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम या इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डैमेज हुआ तो क्विकली सेकंड्स में असेस करता है कि इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करके भारत की तरफ आ जाएगा। हुआ नहीं। उन्होंने देखा कि जहाज में भी आग लग गई है मिग-21 में, और हाइड्रोलिक सिस्टम और दूसरे जो सिस्टम थे वो एक के बाद एक फेल हो रहे थे। स्टैंड बाय सिस्टम भी डैमेज हो गए थे। तो उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि इजेक्ट करेंगे। इजेक्ट करने के बाद
जाहिर बात है कैनोपी खुल जाती है, वो इजेक्शन सीट के साथ बाहर निकले, पैराशूट डिप्लॉय हो गया, जब जी। लैंड करे तो वो आईबी के उस तरफ थे। ओके। तो आईबी के उस तरफ क्योंकि टेंशन का माहौल था, पाकिस्तान के रेंजर्स भी डिप्लॉयड थे, पाकिस्तान की आर्मी भी डिप्लॉयड थी, जी। और पाकिस्तान के गांव वाले भी बड़े अलर्ट थे। गांव वालों जैसे इनका नीचे आ रहा है, गांव वालों ने पैराशूट नीचे आ रहा है देखकर जब जैसे ही उन्होंने लैंड किया तो घेर लिया। ये है कहानी। तो जी ये कहानी जी। ये पूरी कहानी है जो उस वक्त हुआ था ऑपरेशन बालाकोट के बाद ऑपरेशन स्विफ्ट रिट्रीट जो भी पाकिस्तान की तरफ से चलाया गया था। लेकिन मेरे पीछे भी एक कहानी है सर। ये कहानी भी बहुत कुछ बयां करती है कि 19 उसके बाद हमें पता है कि अभिनंदन सर पाकिस्तान की वहां पे जेल में रखे गए और फिर हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से इमरान खान उनके शाह महमूद कुरैशी जो विदेश मंत्री थे खुद बोल रहे थे पार्लियामेंट में, उनके खुद नेता बोल रहे थे कि भैया वो कांप रहे थे कि आज रात 1 मार्च 2019 की बात है कि आज रात हिंदुस्तान हमला करने वाला है, छोड़ दो अभिनंदन को। लेकिन पाकिस्तानियों को वो नहीं दिखता है कि भैया कैसे उनकी जो तमाम लीडरशिप थी, जनरल बाजवा के हाथ पैर उस वक्त फूल रहे थे कि क्या होगा अगर रात को हिंदुस्तान का अटैक आ गया तो। लेकिन एक तस्वीर ये भी है सर, चाहे तो यहाँ पे भी पिलाई गई थी मेरे ख्याल से 1971 में, और जनरल नियाजी को, और वो भी जब 93,000 जो सैनिक थे उनकी बेल्ट खोल के रख दी गई थी, हम तो देशी भाषा में कहें तो नाड़ा उनका खोल के उनकी सलवार उतार दी गई थी। तो वो नहीं उनको याद आता है कि देखिए 93,000 सर एक रिकॉर्ड है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर में, आज तक हमने कभी नहीं देखा कि 93,000 सैनिक, वीर बहादुर पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर दें। चाहे तो ये भी 1971 16 दिसंबर का जो गौरवशाली दिन था, जी भारत के बच्चे बच्चे को याद है, और आने वाले दशकों में, मैं तो कहता हूं आने वाले सदियों तक भारत के लोग याद रखेंगे। पाकिस्तान के लोग तो याद रखेंगे ही कि एक दिन उनकी नाक ढाका के परेड ग्राउंड पे जमीन से लगी हुई थी। लेकिन अच्छी बात बताता हूं ये कि इंडियन आर्मी बहुत प्रोफेशनल आर्मी है। जी हमें सिखाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान कि आप दुश्मन के साथ वही व्यवहार करें सरेंडर के बाद जो व्यवहार आप उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आपने दुश्मन के सामने सरेंडर किया तो दुश्मन को करना चाहिए। रामायण महाभारत बिल्कुल सर। काल से हम देख रहे हैं कि हमने हमेशा दुश्मन को, जब उसने अपने शस्त्र भूमि पे रख दिए, हमने इज्जत दी है। यही पालन हमने 1971 में किया। उसके बाद सरेंडर करने के बाद उनको भारत लाया गया, और मैं आपको फख्र के साथ कहता हूं कि हमने उनको कोई कमी नहीं होने दी। उनके ऑफिसर्स को और उनके जवानों को ठीक उसी तरह से बैरकों में और अफसर मेस में रखा गया जैसे हम हमारे फौजियों को, हमारे जवानों को बैरक में रखते हैं या हमारे ऑफिसर्स को ऑफिसर्स मेस में रखते हैं। हाँ, एक गार्ड तैनात रहता है, आसपास तार, जी कांटेदार तार लगाए जाते हैं, वो जाहिर बात है ताकि वो एस्केप ना कर जाएं। लेकिन हमने उनको ऐसा ही रखा। सर्दियों के दिन थे, हमने जनवरी फरवरी में उनको गर्म कपड़े दिए। सबसे जी बड़ी बात है उनका जो ऑफिसर कैडर था उनको वही खाना खिलाया जो हम इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को मेस में देते थे। तो होता ये था कि उनके पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स थे उनको इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया गया, और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरमैन थे उनको इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया गया। जी तो क्या होता था कि हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो एयरमैन मेस में लंगर में जो खाना जी बनता है दोपहर को रात को हमारे एयरमैन के लिए, उसी खाने को पाकिस्तान एयरफोर्स के जो प्रिजनर ऑफ वार थे उनको सर्व किया जाता था गरम करके। उनके जो ऑफिसर्स थे उनको ऑफिसर मेस में रखा गया था, और हमारे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स मेस में जो ऑफिसर्स हैं, बैचलर्स जाहिर बात है, जी जी उनके लिए जो जो डिनर बनता था, लंच बनता था, सेम उनको भी दिया गया। चुपके से हम लोगों ने कभी कभी जाके उनको 1 या 2 ड्रिंक भी ऑफर किए। अरे वाह क्या बात अनऑफिशियल है क्योंकि वह मानेंगे कि नहीं, उनके मुल्क जी में खलबली मच जाएगी। लेकिन क्योंकि हम जानते थे कि जांबाज फाइटर पायलट है। बिल्कुल सर। इंडियन एयरफोर्स का फाइटर पायलट हमेशा पाकिस्तान एयरफोर्स की फाइटर पायलट को इज्जत से देखता है, और जब वो शूट डाउन होके पैराशूट से नीचे आता है तो इज्जत से रखता है। जी
जी। एक तस्वीर और भी देखी थी सर, क्योंकि जो टी की बात कर रहे हैं, उन्हें ये भी याद रखना होगा कि 1999 में कारगिल वॉर के वक़्त आप ही लोग थे, जो अपने मारे गए सैनिकों के शव लेने से इनकार कर रहे थे। उनको हमने कितनी इज्जत से दफनाया। वो भी तो वो एक टी से भी ज़्यादा मुझे लगता है वो कॉफ़ी थी। वो भी तो ध्यान रखना चाहिए इन लोगों को। राजेश, कारगिल के वार के समय 2-3 चीजें हो गई थी। एक तो हमारे कारगिल वार के समय एक मिग-21 शूट डाउन हो गया, एक जी, नचिकेता मिग-27 सर। शूट हो गया। हाँ, और एक Mi-17 शूट डाउन हो गया। Mi-17 के जो दोनों चारों क्रू थे, दोनों जी, पायलट और जो एयरमैन थे, मशीन गनर और फ्लाइट सिग्नलर, वो भी शहीद हो गए। अब दिक्कत ये आती है कि उन्होंने हमारे मिग-27 पायलट को पकड़ लिया और जितने भी इंडिकेशन मिल रहे हैं उसके हिसाब से जब वो पकड़े गए पाकिस्तान के एनएलआई के सोल्जर थे उनके, नॉर्दर्न ओके। लाइट इन्फेंट्री। तो एनएलआई के सोल्जर्स ने जब उनको पकड़ लिया तो वो जिंदा थे। लेकिन अगले शायद 48 घंटे या 72 घंटे में उनके ऊपर काफ़ी टॉर्चर हुआ और जब उनकी डेड बॉडी हमें वापस की गई, स्क्वाड्रन आहूजा की बात कर रहा हूँ। तो ओके। वो बहुत ही दर्दनाक, विचलित कर देने वाली हालत में थी। पोस्टमार्टम के दौरान उनके शरीर पर जो चोटें थी वो ज़ाहिर बात है इजेक्शन के टाइम की चोट नहीं थी और ना ही पैराशूट से लैंड करते वक़्त कई बार चोट लग जाती है पहाड़ी एरिया, वैसी चोट नहीं थी। वह चोट थी ऐसी कि निर्मम तरह से उन्हें यातनाएँ दी गई थीं और सर आई रिकॉर्डेड नो। मैं ऐसे क्योंकि बोलना मुझे अच्छा नहीं। एग्री हूँ सर। मुझे कैप्टन सौरभ कालिया सर की याद आ गई जब आपने चीज़ें कहीं। मेरे ही बगल के हैं सर कैप्टन सौरभ कालिया सर, जिनके साथ जो हुआ था। लेकिन टिट फॉर टैट भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि दुश्मन अगर जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हम हिंदुस्तानी नर्म दिल दिखा देते हैं और आज वो हमें चाय का कप दिखा रहे हैं, वो अपने चाय के कप भूल जाते हैं। बस एक आखिरी पॉइंट, क्या 1 मार्च 2019 जिस दिन अभिनंदन सर को छोड़ा गया, क्या वाक़ई में इंडियन आर्मी, एयर फ़ोर्स मिलकर कोई प्लान कर रही थी अटैक का, या यूँ ही पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई थी? सर। राजेश, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जब भी बालाकोट जैसा एयर स्ट्राइक किया जाता है, तो इंडियन एयर फोर्स की सारी एयर डिफेंस यूनिट्स तैयार हो जाती हैं। ज़ाहिर बात है दुश्मन काउंटर अटैक कर सकता है। दूसरी चीज़ है इंडियन एयर फोर्स के दूसरे जो बॉर्डर पर फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं या जी, फाइटर बॉम्बर स्क्वाड्रन्स हैं, चाहे वो पठानकोट में हो, आदमपुर में हो, भटिंडा में हो, सब तैयार थे। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का हिस्सा है, प्रिकॉशंस ली जाती है। इसके अलावा जैसे ही अभिनंदन का इजेक्ट होने की खबर आ गई, जी, हमें ये भी पता लग गया तुरंत कि वो लैंड कर गए हैं वहाँ पर और पाकिस्तान के गाँव वालों ने उनको पकड़ ली है। शुरुआती दौर में थोड़ा उनके साथ गाँव वालों ने बदसलूकी की। मुँह से हम देख सकते हैं। उन्होंने गाँव जी, वालों ने वीडियो बना लिए, वो वीडियो जो वायरल हो गए, वो वहाँ से अबू धाबी पहुँच गए। अबू धाबी से वो वायरल वीडियो इंडिया पहुँच गए, तो हमें 2 घंटे के अंदर पता लग गया कि ज़मीन पर हैं, सुरक्षित हैं, पाकिस्तान सिविलियंस के हाथ में हैं। तो इंडियन आर्मी ने भी अपनी जो ग्राउंड टू ग्राउंड में फायर करने वाली जो पृथ्वी मिसाइल हैं, उनको तैयार जी, कर लिया। उनमें टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब भी लगा सकते हैं, लेकिन पृथ्वी को उस वक़्त लैस किया गया था नॉर्मल कन्वेंशनल वॉरहेड से। पृथ्वी ओके। मिसाइल की ज़रूरत पड़ने पर हम 500 किलो का एक हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगा सकते हैं और आप उसमें कोऑर्डिनेट डाल दीजिए, वो इस्लामाबाद में जाके फट जाएगा। तो इस तरह से प्रिपरेशंस हो चुकी थी। जाहिर बात है पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला गया। रावलपिंडी में भी वो ज़रा थोड़ा हिल गए थे। अच्छी बात है। देखो, मैं जी, राजेश ये कहता हूँ कि दोनों तरफ से हमने भी और पाकिस्तान के जो लीडर्स थे दोनों तरफ से उभय पक्ष ने परिपक्वता दिखाई, मैच्योरिटी दिखाई और अभिनंदन को उन्होंने छोड़ दिया और भारत ने भी ग्रेसफुली पाकिस्तान को थैंक यू बोला इसके लिए। जी। जी। और कोई दुश्मनी पाकिस्तान सेना से नहीं थी। हमने आतंकियों को टारगेट किया था और वो कोई भी देश करता है और करना चाहिए। बस आपने इतनी बारीकी से समझाया, लंबा वक़्त मैंने आज आपसे लिया है।
लेकिन आई होप कि अब पाकिस्तानियों को समझ में आएगा कि टी वाज फैंटास्टिक या नॉट फैंटास्टिक। शुगर थी उसमें, नहीं थी, क्योंकि 1971 से लेके 1999 तक कई बार चाय पिलाने का मौका भारतीय सेना ने उनके सैनिकों को पिलाई है चाय, भारत में बुलाकर बैठाकर। लेकिन आप आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया देवनाथ सर, इतने विस्तार से बताने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद।